नमस्कार प्रिय साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, हम लोग पिछले 2 क्लास से हम लोग छत्तीसगढ़ की आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग पिछली क्लास में देखे हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में मराठों ने किस प्रकार से प्रत्यक्ष शासन किया, किस प्रकार से अप्रत्यक्ष शासन किया, इस प्रकार से हम लोग देखे हैं, है ना? हिंट देखे हैं, जिसमें से हम लोग बिम्बाजी भोसले को हम लोग देखे हैं, उसके कार्यकाल को जब यहाँ पे आए तो बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए, जिसमें से रतनपुर और रायपुर को प्रशासनिक एकीकरण किया, है ना? ऐसे तमाम ऐसे कार्य जो 4 कार्य आपको देखने को मिला है प्रशासनिक के तौर पर और 4 कार्य आपको स्थापत्य कला में देखने को मिले हैं। रायपुर में जो दुधधारी मठ है उसको जीर्णोद्धार भी करवाए। तमाम ऐसे चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। बिम्बाजी भोसले के शासनकाल के अंतर्गत उनकी 3 पत्नियां भी थी, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं जी। और उसके साथ-साथ उनके साथ-साथ और कौन-कौन से उनके साथ और भी आए थे सेनापति या फिर प्रमुख शासक प्रमुख जो आए थे शासन के लिए उनको मदद देते थे। सेनापति राजस्व विभाग के लिए, सेना विभाग के लिए, सैन्य विभाग के लिए ये सब आए थे उनके साथ-साथ, है ना? तो उन सभी को पदाधिकारी को हम लोग देख चुके हैं जी। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या देखने वाले हैं, बिम्बा जी की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद चिमड़ा जी को मनोनीत घोषित करते हैं कि यह यहाँ पे क्या करेगा, शासक बनेगा। कौन करेगा? चिमड़ा जी को यहाँ पे नियुक्त कर देते हैं भाई। पहले से ही पता था कि चिमड़ा जी क्या बनेंगे, चिमड़ा जी शासक बनेगा। किसका उत्तराधिकारी था? चिमड़ा जी उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी था किसका? बिम्बा जी का। बिम्बा जी का इसलिए क्योंकि ये जो बिम्बा जी है इसका पुत्र नहीं था, है ना? इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस वजह से बिम्बा जी अपने भतीजे को, किसको? भतीजे को, भतीजे को। अब ये जो भतीजा है, क्या है? ये जो भतीजे हैं इसको क्या करेगा? उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। तो बिम्बा जी का उत्तराधिकारी कौन होगा? चिमड़ा जी होगा। और चिमड़ा जी के भी भाई होते हैं। चिमड़ा जी के 2 भाई होते हैं। बिम्बा जी के भाई का नाम क्या था? मुधो जी। मुधो जी। और ये जो मुधो जी हैं इसके 3 पुत्र थे। 3 पुत्र कौन कौन से थे? एक तो था रघु जी द्वितीय, दूसरा का नाम क्या था? चिमड़ा जी। चिमड़ा जी। तीसरे का क्या नाम था? वेंको जी। क्या नाम था? वेंको जी था। तो बिम्बा जी किसके ही उत्तराधिकारी बनाएंगे? चिमड़ा जी को। अब ये जो चिमड़ा जी उत्तराधिकारी बनेगा, राजा बन जाएगा, शासक बन जाएगा, तब किसको रास नहीं आएगा? रघु जी द्वितीय को रास नहीं आएगा। अब रघु जी द्वितीय क्या करेंगे? चिमड़ा जी की मृत्यु दिला देते हैं षड्यंत्र करके। ठीक है। कौन करवा देते हैं? रघु जी चिमड़ा जी की मृत्यु करा देते हैं। कब कराएंगे भाई? ये राजा बना कब? बिम्बा जी के मृत्यु के बाद 1787 में। और इसको मृत्यु कब दिलाएंगे भाई? तो 1788 को दिला देंगे। ठीक 1 वर्ष के बाद इसको निपटा देंगे, है ना? भाई भाई का ही नहीं रहा, निपटा दिया। अब दूसरा भाई छोटा भाई समझेगा, अब मैं बन गया राजा, है ना? क्योंकि रघु जी द्वितीय स्वयं तो राजा नहीं बनता, किसे शासक बना देता है? अपने छोटे भाई वेंको जी को। वेंको जी सोचेगा, भाई मैं तो छोटा भाई हूं, मुझे भी निपटवा देगा रघु जी द्वितीय। अब जब मैं मेरे भाई को चिमड़ा जी को निपटा दिया तो मैं किस खेत की मूली हूं, मेरे को भी निपटा देगा। कौन सोचता है? वेंको जी सोचता है। तो वेंको जी क्या करेंगे? नागपुर में रहकर ही शासन करेंगे। तो ये कब शासक बनेंगे? 1788 में शासन करेगा, है ना? अब जब 1788 में शासक बनेगा तब ये क्या करेंगे भाई? हम छत्तीसगढ़ में तो नहीं जाऊंगा, रतनपुर नहीं जाऊंगा, मैं रतनपुर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पास रह के मेरा ठेकेदार जाएगा वहां पास और मैं अपने ठेकेदार के माध्यम से ही क्या करूंगा? शासन प्रशासन चलाऊंगा। कौन बोलता है? वेंको जी बोलता है। ये जो वेंको जी है ये क्या करेगा? तो फिर अब ये वेंको जी क्या करेगा? ठेकेदार को नियुक्त करेगा। उस ठेकेदार का क्या नाम है रहेगा? सूबेदार। क्या नाम रहेगा? सूबेदार रहेगा। सूबेदार रहेगा, जिसमें से ये क्या करेंगे? सूबा शासन के थ्रू, सूबा शासन के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे? शासन करेगा भाई।
ठीक है, सूबेदार नियुक्त करेगा। अपने पूरे जीवन काल में हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 3 बार बस आएंगे वेंको जी। सूबे के हिदारों के माध्यम से ही यहाँ पे क्या करेगा, शासन करेगा। ठीक है, सूबेदार से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे सूबेदार को ही। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, चिमड़ा जी को। किसको पढ़ेंगे, चिमड़ा जी को पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं चिमड़ा जी। और चिमड़ा जी किस प्रकार का राजा बना, शासक बना, ये सब आपको समझ में आ गया। और किस प्रकार से ये सूबा शासन प्रशासन प्रारंभ करेंगे, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग किसमें, चिमड़ा जी के बारे में देखते हैं भाई। तो चिमड़ा जी देख लिए। तीसरा शासक देखेंगे कौन सा हम, वेंको जी। वेंको वेंको जी भोसले। और वेंको जी भोसले की अगर मैं बात करूं तो वेंको जी भोसले के अंतर्गत आपको बात एक ही याद रखना है कि इनके शासनकाल का जो समय अवधि रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, आप लोगों को मैं बताते जाऊंगा। तो इनका शासन अवधि क्या रहेगा, शासन काल की बात करूं तो इसका शासन काल रहेगा 1788 से लेकर, कब से कब तक, 1788 से लेकर 1811 तक रहेगा। 1811 तक रहेगा भाई। क्यों महत्वपूर्ण कहा, क्योंकि 1811 के बाद, इसके मृत्यु के बाद मराठों का सत्ता के लिए संघर्ष होगा। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, संघर्ष। ठीक है, वेंको जी भोसले का शासनकाल 1788 से लेकर 1811 तक रहने वाला है। इसको उपाधि प्राप्त होती है, उपाधि इसको दिया जाता है। उपाधि क्या थी, तो उपाधि था धुरंधर की। क्या था, धुरंधर का उपाधि था। किस मराठा शासक को धुरंधर की उपाधि प्राप्त है, वो है बिंबाजी भोसले। ठीक है, ये किस प्रकार से शासन करते हैं जी, अप्रत्यक्ष शासन करते हैं। अप्रत्यक्ष शासन करते हैं। अप्रत्यक्ष शासन कहने का मतलब है सूबेदारों के थ्रू सूबा सूबा शासन लाते हैं, सूबा शासन लाते हैं। और इन्हीं के ही थ्रू सूबेदारों के माध्यम से क्या करेंगे, शासन करेंगे। ठीक, क्यों करेंगे, क्योंकि इनको पता है छत्तीसगढ़ में मैं आऊंगा, मुझे निपटा देगा मेरा भाई रघुजी द्वितीय। ये जानता है वेंको जी भोसले, इस वजह से क्या करेगा, ये सूबा शासन लाएगा और सूबेदारों के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करेगा भाई। एक प्रकार से हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में पुनः अप्रत्यक्ष मराठा शासन आपको देखने को मिल गया। क्योंकि राजा कहां पे है, नागपुर में है। उसके नेतृत्व जो सूबेदार हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे, शासन करेंगे भाई, रतनपुर में आकर। ठीक है, और ये जो सूबेदार हैं इसको क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ था ना, 36 किले थे। उस 36 किले मतलब गढ़ ही लिख देता हूं, गढ़ छत्तीसगढ़ था। इस छत्तीसगढ़ से क्या कर सकते हैं, कर वसूली कर सकता है। कर वसूली करने के लिए क्या किया जाता है, सूबेदारों की नियुक्ति किया जाता है टकोली वसूली के लिए। ठीक है, मराठों के लिए सूबेदार टकोली प्राप्त करने के बाद कहां पे भेजवाता है, नागपुर भेजवाता है। ठीक है, ये वेंको जी भोसले अपने जीवन काल में छत्तीसगढ़ कितने बार आएंगे, छत्तीसगढ़ 3 बार आएंगे। कितने बार आएंगे, 3 बार आएंगे भाई, 3 बार आएंगे। पूरे जीवन काल के दौरान छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 3 बार आएंगे, याद रखिएगा। ऐसा कौन सा शासक था जो कि नागपुर में रहकर शासन किए और अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ 3 बार हमारे छत्तीसगढ़ में आए, ऐसा कौन सा था शासक, ऐसा पूछे तो आपका नाम आना चाहिए वेंको जी भोसले। ठीक है, अब सूबा शासन देखें। अब ये जो सूबा शासन है इसके अंतर्गत सूबेदार नियुक्त किए जाएंगे। और सूबेदारों की बात की जाए तो सूबेदार आपको देखने को मिलेगा 8-9 सूबेदार। वैसे तो 8 ही सूबेदार हैं, लेकिन सखाराम हरि के बाद सीताराम टाटिया आ जाता है। कौन आता है, सीताराम टाटिया आ जाता है, अब होता है 9। ठीक है, तो सूबेदार कितने होंगे भाई, 8 रहेंगे। 8 या 9 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 8 ही लिखी है। 8 सूबेदार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके ही स्थान पे सखाराम हरि के ही स्थान पे सीताराम टाटिया आएगा। ठीक, तो चलिए भाई, हम लोग इसको भी याद किए थे, किसके जरिए, ट्रिक के जरिए याद किए थे सूबेदारों को।
है ना, वो सूबेदार कौन कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में अब क्या आ गया, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन आ गया, सूबा शासन आ गया। अब ये जो सूबा शासन है इसे ठेकेदार वाला शासन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह टैक्स वसूली करके नागपुर भेजेगा, ये एक ठेकेदार है। सूबेदारों का क्रम देखिए, तो सूबेदारों का क्रम हमें ट्रिक के जरिए भी याद किए हैं, जिसमें से आप लोगों को पहला सूबेदार मैं बता दिया था पहले ही क्लास में, जिसका नाम था महिपत राव दिनकर। क्या नाम था, महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर। दूसरा सूबेदार कौन सा था जी, तो दूसरा सूबेदार का नाम आप लोगों को मैं बता चुका हूं, विठल, विठल राव दिनकर। ट्रिक के माध्यम से अभी भी हम लोग देख लेंगे, जो देख चुका है वो भी और जो ना देखा है वो भी। अगर जो देख चुका है वो बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग ट्रिक के जरिए इसको याद किए हैं जी, कौन सा ट्रिक हम यूज किए हैं और हुआ है या नहीं हुआ है ये बताइएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ के जीएस हो चाहे इंडिया के जीएस हो, जहां पे आपको ट्रिक की आवश्यकता होगी, याद कराने की आवश्यकता होगी, उसको हम लोग ट्रिक के जरिए याद कराएंगे। ठीक है, जिसमें से महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर ये दूसरे सूबेदार थे। तीसरे सूबेदार की बात करूं तो भवानी कालू का नाम आता है। किसका नाम आता है, भवानी कालू। चौथे सूबेदार की बात करूं तो चौथे सूबेदार थे केशव गोविंद। कौन सा था, केशव गोविंद, केशव गोविंद। पांचवें सूबेदार की बात करूं तो पांचवें सूबेदार कौन था जी, बेंको जी पिंडरी। कौन था, बिंको जी, बिंको जी पिंडरी। छठवें सूबेदार की बात की जाए तो बेंको जी गोपाल। कौन सा था, बिंको जी, बिंको जी गोपाल। इसके बाद कौन आता है सातवें नंबर पे, सातवें नंबर पे आपको याद रखना है दो नाम। एक नाम याद रखना है सखाराम हरि, सखा राम हरि। इसको किसान, रतनपुर के किसान ने गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद इसके ही स्थान पे कौन आता है, सीताराम, सीताराम टाटिया। कौन आता है भाई, सीताराम टाटिया आता है। ठीक है, और उसके बाद आठवें नंबर पे और अंतिम जो सूबेदार थे उसका नाम था यादव राव दिनकर। कौन था, यादव राव दिनकर, ये था जी, जिसको हम लोग ट्रिक के जरिए याद किए थे। और वो ट्रिक क्या था ये बताइएगा। तो ट्रिक था सर क्या, ट्रिक था मही, क्या था, मही भवानी के, क्या था, मही भवानी के, मही, मवी, मवी भवानी के, भवानी के बीबी, बीबी शशि, शशि या। ट्रिक क्या था, मवी भवानी के बीबी शशि या, मवी भवानी के बीबी शशि या। ये क्या था जी, ट्रिक था जिसके थ्रू हम लोग क्या याद कर सकते थे, छत्तीसगढ़ में सूबेदार जो था उसके क्रम से हम लोग याद कर सकते हैं। वैसे उठपुटांग टाइप से हम लोग याद नहीं करेंगे, क्रम से याद करेंगे, ताकि अगर सीक्वेंस में अगर जमाने के लिए, सुमिलित करने के लिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहां पे हमसे गलती ना हो। इस वजह से आप लोग क्या याद कीजिए, मवी भवानी के बीबी शशि या, जिसको हम लोग याद कर सकते हैं इसके दिनांक के से रिलेटेड। महिपत राव दिनकर की बात करूं तो महिपत राव दिनकर का कार्यकाल प्रारंभ होता है 1788 से। कब होता है, 1788 से लेकर 1790 तक रहता है। कब तक रहता है, 1790 तक रहता है। और विठल राव दिनकर की बात करूं तो 1790 से लेकर, कब से लेकर, 1790 से लेकर 1796 तक रहता है। कब तक रहता है, 1796 तक इनका शासनकाल रहता है। वही अगर भवानी कालू की बात करूं, किसकी बात करूं, भवानी कालू की अगर बात करूं तो 1796 से लेकर, 1796 से लेकर 1800, नहीं 1800 नहीं जाएगा, क्योंकि 1796 से 1797 जाएगा। कब जाएगा, 1797 जाएगा। ये है
केशव गोविंद की बात करूं तो केशव गोविंद का शासनकाल आपको देखने को मिलेगा 1797 से लेकर 1808 तक। किसका देखने को मिलेगा? केशव गोविंद का देखने को मिलेगा, जो कि सर्वाधिक समय अवधि वाला क्या रहेगा? सूबेदार रहेगा। ठीक है, वही अगर बात की जाए बिंको जी पिंडरी की, तो बिंको जी पिंडरी का आपको शासनकाल देखने को मिलेगा 1818 से लेकर 1809 देखने को मिलेगा। 1808 से लेकर 1809 देखने को मिलेगा। 1809 देखने को मिलेगा। वही बिंका जी गोपाल की बात करूं, किसकी? बिंका जी गोपाल की बात करूं तो बिंका जी गोपाल का शासन अवधि आपको देखने को मिलेगा 1809 से लेकर 1817 तक। आपको किसका शासनकाल देखने को मिलेगा? बिंका जी गोपाल का। वही सखाराम हरि और सीताराम टाटिया की बात करूं तो यह 1817 में आते हैं और 1817 में ही इनका क्या हो जाता है? समय अवधि समाप्त हो जाता है। तो 1817 से लेकर 1817 तक किसका शासन अवधि देखने को मिलेगा आपको? सखाराम हरि और सीताराम टाटिया का देखने को मिलेगा जी। ठीक है, यादवराव दिनकर की बात करूं तो यादवराव दिनकर क्या थे? क्या थे? अंतिम सूबेदार थे, जिसका शासनकाल आपको देखने को मिलेगा 1817 से लेकर 1820 तक। कब तक? 1820 1718 से लेकर 1818 तक देखने को मिलेगा भाई। किसका देखने को मिलेगा? 1818 तक आपको किसको देखने को मिलेगा? यादवराव दिनकर का शासनकाल देखने को मिलेगा। अब यादवराव दिनकर क्या करते हैं? यादवराव दिनकर के स्थान पे अब कौन सा शासन करना लग जाएगा भाई? यहाँ पे सत्ता का संघर्ष हो रहा था। यहाँ पे यादव जब शासन कर रहा था उस समय अप्पा साहेब को क्या करते हैं? वहां से पद से हटा देते हैं और यहाँ से ब्रिटिश के अधीन रहकर अधीक्षक के रूप में शासन करेंगे भाई। रघु जी तृतीय को क्या करते हैं? राजा बनाते हैं, शासक बनाते हैं, लेकिन वो अल्पवयस्क थे, इस वजह से क्या करेंगे? यहाँ पे रेजिडेंट के रूप में यहाँ पे शासन करना प्रारंभ हो जाएगा भाई। ठीक है, तो उसको किस प्रकार के क्रम रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। अब महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद की अगर मैं बात करूं, बिंका जी पिंडरी की बात करूं, बिंको जी गोपाल की बात करूं, तो इनके शासन काल में आपको इनके शासन काल में यह देखने को मिलेगा, ये 6 जो सूबेदार हैं, ये 6 सूबेदार वेंको जी, किसके? वेंको जी के ही अंतर्गत देखने को मिलेगा। इन्हीं के ही अंतर्गत सूबेदार ये थे, है ना? जो ज्यादा धन ला कर देगा, जो ज्यादा कर लेकर देगा, वसूली करके देगा, उसी को ही क्या किया जाएगा? सूबेदार नियुक्त किया जाएगा। किस प्रकार का कह देता है वेंको जी? इस प्रकार का कह देता है, बहुत क्रूर रहता है ये भी। ठीक है, अब ये तो बोल दिया। अब यहां से छत्तीसगढ़ में आएगा और हद से ज्यादा क्या करेगा? एकदम ज्यादा वसूली करना प्रारंभ कर देगा। सखाराम हरि से इतना ज्यादा तंग आ जाता है व्यक्ति कि रतनपुर में जो किसान था, उस किसान ने सखाराम हरि को गोली मारकर हत्या कर देता है। उसके स्थान पे सीताराम टाटिया आता है जी। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट का कौन सा हो जाएगा? यादवराव दिनकर। यादवराव दिनकर के बाद अधीक्षक शासन करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सभी जो अलग अलग से जो महिपत राव दिनकर है, विठल राव दिनकर है, इन सभी सूबेदारों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं भाई, कि इन सूबेदारों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सूबेदारों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जी। इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाता है? किस सूबेदार ने किस कार्य को प्रारंभ किया है? तो कौन से सूबेदार ने किस शासक की मृत्यु हुई है? तो किस सूबेदार के अंतर्गत, किस सूबेदार के शासन के मध्यरत किस यात्री का क्या हुआ है? आगमन हुआ है। अंग्रेज यात्री, यूरोपीय यात्री, किनका आगमन हुआ है? इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। और महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया उसका भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसकी? महिपत राव दिनकर की, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है? सूबेदार है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार की बात करूं तो कौन सा है? महिपत राव दिनकर है। महिपत राव दिनकर की शासन काल की क्या है जी? अगर इनका शासन काल अगर देखे, महिपत राव दिनकर का शासन काल अगर देखे तो इनका शासन काल क्या है? इनका शासन काल क्या है जी? तो शासन काल की बात की जाए तो 1788 से लेकर 1790 तक इनको देखने को मिलेगा। 1788 से लेकर 1790 तक इनका शासन अवधि देखने को मिलेगा। पहला चीज ये। दूसरा चीज आपको याद रखना है, महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रथम सूबेदार था। सूबेदार था।
दूसरा चीज ये याद रखना है सूबेदार के बारे में, महिपत राव दिनकर के बारे में। तीसरा चीज आपको क्या याद रखना है, महिपत राव के ही शासन काल में, इनके ही शासन काल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आए थे। कौन आया था? यूरोपीय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आए थे, छत्तीसगढ़ में आए थे, ये याद रखना है। ठीक। महिपत राव दिनकर से रिलेटेड 3 फैक्ट आपको याद रखना है। इनका शासनकाल 1788 से लेकर 1790 और छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार था। तीसरा फैक्ट, यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ में इन्हीं के ही शासनकाल में आए थे भाई। ठीक। अब अगला शासक देखेंगे जो कि परगना पद्धति का सूत्र, परगना पद्धति को प्रारंभ करेगा जी, जिसका नाम क्या था? विठल राव दिनकर। अब ये जो विठल राव दिनकर हैं, इनका समय अवधि कब से कब तक है जी? इनका समय अवधि आपको देखने को मिलेगा 1790 से लेकर 1796 तक देखने को मिलेगा इनका शासन अवधि। ठीक है। इनसे रिलेटेड क्या फैक्ट याद रखना है? इनसे रिलेटेड फैक्ट याद रखना है कि इन्होंने परगना पद्धति का जन्म दिया है, इस वजह से इसे परगना पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। तो विठल राव दिनकर के बारे में क्या याद रखना है? परगना परगना पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने परगना पद्धति को स्टार्ट किया है जी, प्रारंभ किया है, इस वजह से परगना पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए, कलचुरी वंश से रिलेटेड यहाँ पे आ रहा था क्या? छत्तीसगढ़, 36 किले शिवनाथ नदी के दक्षिण में कितने किले? 36 किले, 18 किले नीचे में, 18 किले उत्तर में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? शिवनाथ नदी। ये कौन सा है? शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। अब ये शिवनाथ नदी है तो 36 किले में बांटा गया है, तो 36 किलो को 18 किलो ऊपर में, 18 किले उत्तर में शिवनाथ नदी के, 18 किले शिवनाथ नदी के दक्षिण में। ये आ रहा था जी, यही तो था, प्रशासन चला रहा था यही। अब क्या करेगा? ये छत्तीसगढ़ जो है, 36 किले हैं, इस 36 किले के बजाय अब ये जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ के बजाय अब क्या होगा? प्रशासन का जो भागदौड़ होगा वो क्या हो जाएगा? 27 परगनों में क्या हो जाएगा? सिमट जाएगा। 36 जो गढ़ है वो 27 परगनों में क्या हो जाएगा? सिमट जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है विठल राव दिनकर के बारे में। इन्हीं के ही साथ साथ आपको याद रखना है जो विठल राव दिनकर हैं, इन्हीं के ही शासनकाल में, इन्हीं के ही शासनकाल में यूरोपीय यात्री जेटी ब्लंट आए थे। कौन आया था? यूरोपीय यात्री जेटी ब्लंट, यूरोपीय यात्री जेटी जेटी ब्लंट आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? विठल राव दिनकर के शासनकाल में आए थे। तो 2 सूबेदार के बारे में आपको पता चल गया। अब आप याद कर सकते हैं तीसरे सूबेदार, और तीसरे सूबेदार का नाम क्या था? तो तीसरे सूबेदार का नाम था भवानी कालू। कौन सा था? भवानी कालू, भवानी कालू। और इस भवानी कालू के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसके समय अवधि से ही रिलेटेड याद रखना है। इनकी जो अवधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, इनका जो शासनकाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इनका जो शासनकाल है वो सभी सूबेदारों में से सबसे कम समय तक अगर कोई शासन करेगा सूबेदार के रूप में, वो भवानी कालू ही है। इस वजह से इनका शासनकाल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रखना है। इनका शासनकाल रहने वाला है 1796 से लेकर 1797 तक रहने वाला है, 1797 तक रहेगा। ठीक है, ये क्या है? इनका समय अवधि है। ये छत्तीसगढ़ में सबसे कम समय के लिए सूबेदार नियुक्त रहेंगे। तो इसके रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम समय तक सूबेदार के रूप में बने रहे वो कौन है जी? भवानी कालू। सबसे कम समय के लिए सूबेदार बने कौन? भवानी कालू। छत्तीसगढ़ में सबसे
कम समय के लिए सूबेदार बने। कौन सा सूबेदार था? भवानी कालू। कौन सा था? भवानी कालू। ठीक है, तो भवानी कालू के बारे में दो फैक्ट आपको याद रखना है। तीसरा तीसरा तो यही पढ़ लिया। अब चौथा देखते हैं कौन सा। चौथा है चौथे सूबेदार का नाम क्या है जी? केशव गोविंद। अब ये केशव गोविंद है, इसके बारे में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण है जी। केशव गोविंद क्या है? तो फिर केशव केशव गोविंद सूबेदार के बारे में आपको याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला क्या रहेगा? यह सर्वाधिक शासन करने वाला सूबेदार रहेगा। सबसे सबसे अधिक समय तक सूबेदार बने रहेगा। सूबेदार रहेगा तो इसका शासन काल कब से कब तक रहेगा? तो इनका शासन काल की बात करूं तो 1797 से लेकर 1808 तक ये शासन करेगा। 1797 से लेकर 1808 तक ये क्या करेगा? शासन करेगा, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक सूबेदार के रूप में नियुक्त रहेंगे जी। इन्हीं के ही शासन काल में 1799 में कब? इन्हीं के ही शासन काल में 1799 में एक यूरोपीय यात्री आता है जिसका नाम क्या था जी? कोलब्रुक था। क्या नाम था? कोलब्रुक था। कोलब्रुक इन्हीं के ही शासन काल में आए थे। ठीक है, कोलब्रुक का आगमन हुआ। कोलब्रुक का छत्तीसगढ़ में आगमन होगा। कब होगा? 1799 में होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है केशव गोविंद से रिलेटेड। अब जो अगला शासक रहेगा जो सूबेदार के पद में आएगा वो कौन सा शासक था? वो था बिंकोजी पिंडरी, जो कि कौन से नंबर का रहेगा? बिंकोजी पिंडरी 5वें नंबर का। कितने नंबर का? 5वें नंबर का। पिंकोजी पिंडरी के अंतर्गत आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है जी। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ही शासन काल में ज्यादा कार्य नहीं हुआ है, तो याद क्या करे जी। ठीक, बिंको जी पिंडरी याद बस करिए आप। छठवां जो सूबेदार है उसको आप याद कर सकते हैं जिसका नाम था क्या? बिंको जी गोपाल। कौन सा था? बिंको जी गोपाल। इनका शासनकाल कब से कब तक रहेगा जी? ये महत्वपूर्ण रहेगा, इस वजह से इनका भी शासनकाल हम याद कर सकते हैं। तो 1809 से लेकर 1809 से लेकर 1817 तक इनका क्या रहेगा? शासनकाल रहेगा, बिंका जी गोपाल का। और इनका शासनकाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके ही शासनकाल में 1811 से लेकर 1818 तक जाएगा। वैसे सत्ता संघर्ष 1818 तक जाएगा। सत्ता का संघर्ष। अब ये जो सत्ता का संघर्ष है यह 1811 से लेकर 1818 तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पे 3 शासकों की मृत्यु होती है सत्ता के लिए। एक तो हो जाता है वेंको जी का आकस्मिक मृत्यु होगा, है ना। तो इन्हीं के ही शासन काल में शासक जो थे कौन? वेंको जी भोसले। वेंको जी भोसले, इनकी मृत्यु कब होगी? हो गया, चलिए भाई 1811 में। राम राम स्वाहा। वेंको जी भोसले की मृत्यु हो जाती है, कब होती है? 1811 में। हो गया 1811 में। उसके बाद क्या बनेगा? अब नागपुर में कौन आ जाएगा? रघु जी द्वितीय आ जाएगा। कौन आ जाएगा? रघु जी द्वितीय आ जाएगा। और रघु जी द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है 1816 में। लेकिन रघु जी की मृत्यु होने से पहले होगा यह वेंको जी के स्थान पे खुद शासन करना प्रारंभ कर देगा और रतनपुर अपने पुत्र को भेज देगा, परसो जी को। किसको भेज देगा? परसो जी को। कायदे से बनेगा कौन? अप्पा साहेब। क्यों बनेगा? क्योंकि अप्पा साहेब परसो जी को मृत्यु दिला देता है षड्यंत्र के थ्रू।
तो यहाँ पे 3 शासकों को मृत्यु हो जाता है बिंको जी गोपाल के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे रघु जी द्वितीय का भी मृत्यु होगा। कब होगा? 1816 में होगा। वही अगर बात की रहे परसो जी की, तो परसो जी की मृत्यु हो जाएगा कब? का मृत्यु कब होगा? इसकी मृत्यु होगी 1817 को। कब होगा? 1817 को हो जाएगा भाई। 17 को मृत्यु दिलाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कौन शासन करेगा भाई? यहाँ पे शासन करना प्रारंभ कर देगा अप्पा साहेब। कौन शासन करना प्रारंभ कर देगा? अप्पा साहेब कर देगा भाई। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो बहुत ही दुखद वाला खबर हो गया सर। ठीक है सर, बहुत ही ज्यादा दुखद वाला खबर हो गया। जब दुखद वाला खबर हो ही गया है तो थोड़ा सा और दुख सही लीजिए। किस प्रकार का दुख सर? अब यहां से ब्रिटिश लोग आना प्रारंभ कर देंगे सर। क्यों? क्योंकि ये जो परसो जी हैं इसकी मृत्यु दिलाते हैं कौन? अप्पा साहेब। अब अप्पा साहेब क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। अप्पा साहेब राजा बनेगा। अब अप्पा साहेब राजा बनेगा तो उस समय परसो जी के भी भाई थे। उस भाई का क्या नाम था जी? उसका नाम था रघु जी तृतीय। कौन सा था? रघु जी तृतीय। ये जो रघु जी तृतीय है, ये जो रघु जी तृतीय है, ये क्या करेगा? अल्पवयस्क था। तो अल्पवयस्क था, इस वजह से राजा कौन बनेगा? अप्पा साहेब बनेगा। और अप्पा साहेब जब बनेगा तो यहाँ पे अब अंग्रेज आ जाएगा। अंग्रेज आएगा। अब अंग्रेज जब आएंगे तो क्या कहेगा? आप राजा नहीं बन सकते, अप्पा साहेब आप शासक नहीं बन सकते, बल्कि कायदे से बनेगा कौन? रघु जी तृतीय। और रघु जी तृतीय अभी क्या है? अल्पवयस्क है। अल्पवयस्क है, इस वजह से आप शासक बनिए, लेकिन आप हमारे इशारे पर नियंत्रण रहकर शासन करेंगे। कौन बोलता है जी? बोलता है अंग्रेज। अब इस मध्य में क्या होगा? अंग्रेज के बीच और अप्पा साहेब के बीच सहायक संधि होगा। क्या होगा? सहायक संधि होगा। ठीक है, अब ये सहायक संधि को तोड़ देते हैं। अब तोड़ते हैं, उसके बाद क्या होगा? अब यहां पे होगा यह कि जो अप्पा साहेब हैं यह भी अंग्रेजों से युद्ध कर लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं? अप्पा साहेब से युद्ध कर लेते हैं। जब अप्पा साहेब से युद्ध करेंगे अंग्रेज, तब इसको खदेड़ देंगे। कब खदेड़ेंगे? 1818 में इसे हटा देगा। 1818 में हटाने के बाद क्या होगा सर? फिर 1818 में अप्पा साहेब को क्या कर देंगे? पद से हटा देगा। पद से हटा देगा। अब पद से हटा देगा तब ये शासक नहीं रहेगा। अब शासक नहीं रहेगा तो शासक बनेगा कौन? तो शासक बनेगा रघु जी तृतीय। लेकिन ये अब अल्पवयस्क थे, इस वजह से क्या करेगा? इसके बजाय इनके नियंत्रण के आधार पर दूसरा शासक रहेगा, जो कि आ जाएगा क्या? ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। और यहां पे रेजिडेंट नियुक्त करेगा भाई। जी हां सर, अब यहां से ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन आ गया सर। तो ब्रिटिश के अधीन जो मराठा शासन है उसको हम लोग अलग से देखेंगे, ब्रिटिश अधीक्षक को अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सूबेदार पढ़ रहे हैं। तो सूबेदारों के क्रम में हम लोग कितने सूबेदार पढ़ चुके हैं? 6 सूबेदार पढ़ चुके हैं। बिंका जी गोपाल, बिंका जी पिंडरी, और कौन कौन सा और पढ़े हम लोग? भवानी कालू, और पढ़े कौन सा? विठल राव दिनकर, और पढ़े हैं कौन सा? महिपत राव दिनकर। अब अगला जो पढ़ेंगे, जो अगला रहेगा 7वें नंबर का, वो कौन सा रहेगा जी? वो रहेगा कौन शासक? तो सखाराम हरि। कौन रहेगा भाई? अगला सूबेदार सखाराम हरि। 7वें नंबर पे कौन आ जाएगा? सखाराम, सखाराम हरि। ये जो सखाराम हरि है, इसकी मृत्यु कौन कर देता है भाई? सखाराम हरि की मृत्यु कर देता है रतनपुर के किसान। इनसे परेशान होकर इसके गोली मारकर हत्या कर देता है। रतनपुर के किसान गोली मारकर, गोली मारकर हत्या कर देता है। किसकी? सखाराम हरि की। तो सखाराम हरि की मृत्यु कर देता है, तब इसके ही स्थान पर कौन आता है? सीताराम टाटिया आता है। कौन आता है? सीताराम टाटिया आता है। सीताराम टाटिया आता है।
अब सीताराम टाटिया 7 माह शासन करेगा, 7 माह शासन करेगा। सखाराम हरि 3 ही माह शासन करता है, 3 माह ही शासन करता है, इसके बाद इसको गोली मार कर हत्या कर देता है। सॉरी। अब अगला और अंतिम जो सूबेदार के रूप में हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा यादव राव दिनकर। कौन सा रहेगा जी? यादव राव दिनकर, यादव राव दिनकर। यादव राव दिनकर के बारे में बात करें तो ये क्या था जी? अंतिम सूबेदार था, अंतिम सूबेदार था। अब ये जो अंतिम सूबेदार था यादव राव दिनकर, इसके बारे में क्या याद रखना है सर? यह छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल का प्रारंभ इसी के ही काल में प्रारंभ होता है। तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल प्रारंभ कहां से होता है? कि सूबेदार के शासन काल में होता है, तो वो है यादव राव दिनकर हैं। कौन है जी? यादव राव दिनकर हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष शासक हम लोग देख लिए मराठों का। अब यहां से क्या होगा? अप्रत्यक्ष मराठा शासन देखने को मिलेगा। अप्रत्यक्ष भी देख लिए, लेकिन सूबेदार जब चलते हैं, सूबेदार शासन आता है, तब फिर से अप्रत्यक्ष शासन आप लोगों को देखना ही पड़ जाता है, क्योंकि शासन कहां पे करेंगे? नागपुर में रहकर करेंगे भाई। ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो रहेगा वो कौन रहेगा? ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन रहेगा, और ब्रिटिश के अधीन अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्रिटिश अधीक्षक देखने को मिलेगा, और इस ब्रिटिश अधीक्षक के ही अंतर्गत रहकर शासन करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीन शासन देखने को मिलेगा। समय कितना हो गया देखते हैं। समय हुए हैं 36 मिनट, 36 मिनट हुए हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश अधीन मराठा देख ले क्या, या फिर यहीं तक रखते हैं? क्योंकि अगर मैं बताने बैठ जाऊंगा तो आधा घंटा में कंप्लीट होने वाला नहीं है ब्रिटिश अधीक्षक, है ना? क्योंकि बहुत सारे आपको अधीक्षक देखने को मिलेगा, 6 अधीक्षक आपको देखने को मिलेगा भाई। तो कल ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कल हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ब्रिटिश अधीक्षक को। और पुनः हम मराठा शासन आ जाता है रघुजी तृतीय के काल में, जहां पे आपको देखने को मिलेगा जिलेदार व्यवस्था, जिलेदारों के नियुक्ति किया जाता है। उसके साथ साथ ही क्या देखने को मिलेगा? जो मराठों के शासन प्रशासन के लिए जो पदाधिकारी थे उनको हम लोग देखेंगे। नाप तौल के लिए क्या प्रयोग किया जाता है उसको देखेंगे। जो कर राजस्व वसूल किया जाता था उसके लिए कौन कौन सा टकोली लगता था, कौन सा कर किसके लिए लगाया जाता था, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे भाई। ठीक है, तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा? अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।